दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य क्लासेस में। हम देख रहे हैं 18 दिसंबर मध्य प्रदेश जेल प्रहरी का दोनों शिफ्टों का पेपर एनालिसिस। आज का एग्जाम कैसा रहा है, किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और पेपर का स्तर क्या था, हार्ड, मीडियम, मॉडरेट। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश जीके से कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और करंट अफेयर से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आज प्रश्न पूछे गए हैं लगभग सिमिलर क्वेश्चंस हमें कुछ देखने को मिले कि चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जब हम जलप्रपात पढ़ते हैं तो चचाई जलप्रपात हमें मिलता है बीहड़ नदी पर, जो कि रीवा में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है 130 मीटर है। चचाई जलप्रपात रीवा में बीहड़ नदी पर स्थित है जिसकी ऊंचाई 130 मीटर है। यह हमें पहली शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि चंबल नदी किसकी सहायक नदी है। इससे पहले जो क्वेश्चन आ रहे थे तो बेतवा नदी पर फोकस थे, चाहे माता टीला बांध हो या बेतवा नदी। जो धसान पूछा गया था कि धसान किसकी सहायक नदी है, तो इसके पहले बेतवा नदी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे थे और आज चंबल नदी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं कि चंबल नदी किसकी सहायक नदी है। तो चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है, जो कि जानापाव चंबल नदी जानापाव पहाड़ी महू से निकलती है और यमुना में मिल जाती है इटावा के पास में। ठीक है, चंबल नदी पर 3 बड़े बांधों का निर्माण किया गया है, गांधी सागर बांध मंदसौर नीमच में, राणा प्रताप सागर चित्तौड़ राजस्थान में और जवाहर सागर कोटा राजस्थान में। ठीक है, अब बात आती है चंबल नदी कोटा राजस्थान में चूलिया जलप्रपात भी बनाती है। तो यहां एक पूछा गया था चचाई जलप्रपात जो कि बीहड़ नदी पर है रीवा में 130 मीटर, और दूसरा प्रश्न था चंबल नदी किसकी सहायक नदी है, तो यमुना की सहायक नदी है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया, आज लगभग ओरछा क्षेत्र से 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जिनमें पहला है रामायण कला म्यूजियम या रामायण कला संग्रहालय कहां स्थित है। तो पूरे देश में केवल एकमात्र ही रामायण कला संग्रहालय, वह भी मध्य प्रदेश के ओरछा में, जो कि निवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है। तो रामायण कला संग्रहालय कहां पर है? ओरछा में है। और इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया कि छतरपुर किस संभाग में आता है, तो यह सागर संभाग के अंतर्गत आता है। सागर संभाग में सागर, दमोह, ठीक है। इसके बाद टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर और पन्ना, 6 जिले आते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया, ओरछा के महलों या ओरछा के किलों का निर्माण किसने कराया था। ओरछा के किले के निर्माता कौन है? तो वीर सिंह जूदेव बुंदेला जी हैं। ठीक है, वीर सिंह जूदेव बुंदेला जी हैं। अब बात आती है ओरछा किले के प्रमुख स्थलों के बारे में, तो जहांगीरी महल, लक्ष्मी नारायण मंदिर, राम मंदिर, चतुर्भुज मंदिर। ठीक है, इस तरीके से यहाँ के कुछ प्रमुख स्थल हैं। ठीक है, और बात करते हैं वीर सिंह जूदेव की, तो इन्होंने दतिया का किला भी बनवाया था और सतकंडा महल भी इन्होंने बनवाया था। और बात करें यदि ओरछा राज्य की, तो ओरछा राज्य की स्थापना की थी 1501 में राजा रुद्र प्रताप सिंह ने। 1501 में राजा रुद्र प्रताप सिंह जी ने ओरछा नगर की या ओरछा राज्य की स्थापना की थी। यहां पूछा गया था ओरछा किले के निर्माणकर्ता, तो वह है वीर सिंह देव बुंदेला जी। और ओरछा राज्य की स्थापना की बात आती है तो राजा रुद्र प्रताप 1501 में। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया स्पोर्ट्स से कि होलकर स्टेडियम कहां है। तो होलकर स्टेडियम कहां पर है? इंदौर में है, जिसका पुराना नाम ऊषा राजे ट्रस्ट एसोसिएशन या ऊषा राजे ट्रस्ट ग्राउंड था। और यहीं पर भारत की सलामी हरफनमौला बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने 219 रनों का एक रिकॉर्ड वनडे में बनाया था। ठीक है, तो होलकर स्टेडियम कहां पर है? इंदौर में। इंदौर में नेहरू स्टेडियम भी है और अभय खेल प्रशाल है, जो भी पहले शिफ्ट में पूछा गया है। बात आती है जबलपुर की, क्योंकि स्टेडियम पर हम हर बार आपको बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के स्टेडियम है, पढ़ना ही है। जबलपुर की बात करें तो पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम है और रानीताल क्रिकेट स्टेडियम है। और इस तरीके से ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम कहां पर है? रीवा में है। तो इतने हमें स्टेडियम कवर कर लेने हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आया था मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है नर्मदा, जिसकी कुल लंबाई की बात करें तो 1312 किलोमीटर है। यह 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। ठीक है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में। इस पर भी 3 बड़े बांध बनाए गए थे। ठीक है, और
इसकी मध्य प्रदेश में लंबाई की बात करें तो 1077 किलोमीटर है, बाकी अन्य राज्यों में यह प्रवाहित होती है। अपवाह क्षेत्र की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में इसका अपवाह क्षेत्र है 87%, ठीक है, बाकी 11% अलग राज्य में है और 2% अलग राज्य में है। तो यहां से हमें सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यहां पे आंसर था नर्मदा। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया, मध्य प्रदेश से संबंधित वह व्यक्ति जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे या भारत के प्रधानमंत्री रहे, तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी इनका इसका सही आंसर थे, जिनका जन्म ग्वालियर में हुआ था 1924 में 25 दिसंबर को, और 25 दिसंबर को हम स्वशासन दिवस भी मनाते हैं। तो यह करंट का टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर जिले में जन्मे थे 1924 को, जिनकी मृत्यु दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में हुई थी। कब? 2018 16 अगस्त को, ठीक है। यह भारत के 10वें नंबर के प्रधानमंत्री रहे हैं और इनके कार्यकाल की यदि बात करें तो 1996 में यह 16 मई से 1 जून तक रहे थे। 16 मई से 1 जून, मात्र 15-16 दिन के लिए, ठीक है। उसके बाद यह 1998 से 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए हैं। और बात आती है परमाणु परीक्षण की, तो इन्हीं के कार्यकाल में द्वितीय परमाणु परीक्षण जो कि सफल रहे थे हुआ था, ठीक है। तो यहां से पूछा गया था कि मध्य प्रदेश से संबंधित व्यक्ति जो भारत के प्रधानमंत्री रहे, तो वह थे अटल बिहारी वाजपेयी, जन्म इनका ग्वालियर में हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न बात करें कि मध्य प्रदेश टूरिज्म का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो सलमान खान मध्य प्रदेश पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर हैं या मध्य प्रदेश टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर हैं। बात करें पूरे मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर की, तो अभिनेता गोविंदा मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर हैं, लेकिन टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान है। इसके अलावा भी हमने आपको बताया था कि जैसे वीवो फोन पे वगैरह की बात आती है तो आपने देखा होगा आमिर खान ऐड करते हैं, तो आमिर खान वीवो फोन पे वगैरह के फोन क्या है, एम्बेसडर हैं। अभिनेता गोविंदा मध्य प्रदेश के हैं, और अमिताभ बच्चन की बात करें तो गुजरात टूरिज्म वगैरह के हैं, और वन प्लस की भी है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, ठीक है, कहां पर स्थित है, तो इंदौर में स्थित है। और इस एयरपोर्ट ने हाल ही में इंदौर से दुबई तक की एक अंतरराष्ट्रीय उड़ान भरी है, जिसके बाद ही इसे अंतरराष्ट्रीय दर्जा दिया गया है। तो अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर में है। इसके बाद अगला प्रश्न आया था कि जम्मू कश्मीर में, यह थोड़ा पेचीदा क्वेश्चन था, ठीक है, जम्मू कश्मीर में कितनी आधिकारिक भाषाओं को मान्यता मिली है। बात आती है कि जब से जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठन हुआ है, तो तब से यहां पर जो भाषाओं की मान्यता पर सवाल उठ रहे थे, ठीक है, क्योंकि कामकाज में यहां पर दिक्कत आ रही थी। इससे पहले जो अटल बिहारी वाजपेयी जब थे प्रधानमंत्री के पद पर, तो 2001 के आसपास यहां डोगरी भाषा को संवैधानिक भाषा बनाने की पहल हुई थी, मुद्दा उठाया गया था। तो इस बार उस पुनर्गठन के बाद से ही इसका जो मुद्दा है अब सॉल्व कर लिया गया है, और 5 भाषाओं को यहां पर मान्यता दे दी गई है। तो 5 आधिकारिक भाषाओं में अब यहां पर जो भी सरकारी कामकाज है वह किए जाएंगे, और वह 5 भाषाएं कौन सी हैं, तो उर्दू, डोंगरी, कश्मीरी, हिंदी और अंग्रेजी, यह 5 भाषाएं हैं जिनको आधिकारिक मान्यता मिली है जम्मू कश्मीर की, ठीक है। और बात करें जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल की, लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल हैं, और कामकाज में इन जो सभी 5 भाषाएं हैं इनका उपयोग अब किया जाएगा, ठीक है। तो इतना जम्मू कश्मीर से क्वेश्चन बनता था। इसके बाद अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य आकार में बड़ा है या किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, तो राजस्थान आकार के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है, जिसका जो क्षेत्रफल है 34,22,39 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चर्चा करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का मुख्यालय कहां है, तो इसका जो मुख्यालय है दलाल स्ट्रीट मुंबई में है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। अब बात आती है कि जो भारत की शेयर मार्केट्स हैं उनमें 2 प्रकार के बाजार चलाए जाते हैं, तो एक होता है BSE और दूसरा होता है NSE। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो जो BSE है उसका मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में है, और NSE का दिल्ली में, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर कुछ शेयर मार्केट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया कि BSE का मुख्यालय कहां पर है, तो मुंबई में है। इसके बाद अगला प्रश्न था चरण पादुका योजना से, ठीक है, यह थोड़ा मतलब पेचीदा क्वेश्चन हम कह सकते हैं। तो चरण पादुका योजना कहां शुरू की गई थी, तो
जो तेंदुपत्ता बीनने वाले होते हैं, महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, उनको चप्पलें और जूते पहनाने की एक पहल है। ठीक है, और यह पहल शुरू की गई थी छत्तीसगढ़ के बीजापुर से। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 14 अप्रैल को एक आदिवासी महिला को चप्पलें पहनाकर इस योजना का शुभारंभ किया था। ठीक है, इसमें क्या होता है, तेंदुपत्ता बीनने वालों को चप्पलें एवं जूते दिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद तो याद रखना है चरण पादुका योजना कहां से संबंधित है, छत्तीसगढ़ के बीजापुर से। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान या राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पर है, मुख्यालय कहां पर उसका, नई दिल्ली में है। इसके पहले भी एक प्रश्न हमने आपको बताया था कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान IIFM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, कहां पर है, भोपाल में है। ठीक है, तो याद रखना, वही भी क्वेश्चन आगे पूछा जा सकता है। यहां पर फिलहाल पूछा गया था कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया कि मध्य प्रदेश में हाट मेला या हाट बाजार, जिसे भगोरिया मेला भी कहते हैं, कब से कब तक लगता है। मध्य प्रदेश में हाट मेला कब से कब लगता है, तो जब होली का समय आता है, तो 14 मार्च से 20 मार्च, होलिका दहन के आखिरी दिन। ठीक है, 14 मार्च से 20 मार्च, लगभग 7 दिनों तक यह मेला लगता है। और यह मेला भील व भिलाला आदिवासियों का है। इसमें क्या होता है, इस मेले में आदिवासी पुरुष महिलाएं अपना जीवन साथी चुनती हैं। ठीक है, तो जो भगोरिया मेला है वह कहां पर लगता है, 3 जिलों में लगता है बेसिकली, और 14 मार्च से 20 मार्च तक लगता है। तो इसके बाद देखें, एक साइंस से क्वेश्चन पूछा गया, प्रोटोजुआ से होने वाला रोग। तो प्रोटोजुआ से बेसिकली कुछ प्रमुख रोग होने वाले हैं। ठीक है, जिनमें पायरिया, कालाजार, पेचिस और सोने की बीमारी। तो यह प्रमुख रोग हैं जो प्रोटोजुआ से होते हैं। ऑप्शन में जो भी इनमें से होगा वो राइट आंसर होगा, पायरिया, कालाजार, पेचिस और सोने की बीमारी। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी हम बोल सकते हैं, कब शुरू की गई थी, तो 25 दिसंबर सन 2000 को यह योजना शुरू की गई थी। 25 दिसंबर सन 2000 को यह योजना शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया कि दिव्यांग स्कूल मध्य प्रदेश में कहां खोला जाएगा, तो मध्य प्रदेश के श्योपुर में दिव्यांग स्कूल और दिव्यांग पुनर्वास केंद्र खोले जाएंगे। मध्य प्रदेश के श्योपुर में दिव्यांग पुनर्वास केंद्र और दिव्यांग स्कूल खोले जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया, प्रतिदिन में समास। तो प्रतिदिन में कौन सा समास होता है, अव्ययीभाव। अव्ययीभाव समास में क्या होता है कि जो पूर्व पद है, जो पहला पद है वह प्रधान होता है, उसका अर्थ प्रधान निकलता है। ठीक है, तो प्रतिदिन में कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास है। और यहां पर एक सिंपल पूछा गया था वर्णमाला से कि आ प्लस उ, आ प्लस छोटा उ मिलकर क्या बनाते हैं, तो उ उखलिका बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद नि उपसर्ग से बने शब्द, जो भी ऑप्शन में होगा, इसका ऑप्शन हमें नहीं मिल पाए हैं, तो नि उपसर्ग से बने शब्द, तो निहार, निदान, निरोग, निवास। ठीक है, इस तरीके से शब्द बनते हैं नि उपसर्ग से। इसके बाद एक कृत प्रत्यय से पूछा गया था कि कृत प्रत्यय का उदाहरण क्या है। ठीक है, इसके बाद रस के अंग पूछे गए थे, तो रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। और इसके बाद एक प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव, राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव कहां हुआ था, तो यह लद्दाख में आयोजित हुआ था, जिसमें हमारे केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी ने भाग लिया था। अब बात करते हैं कुछ रिमेनिंग प्रश्न की। तो कुछ रिमेनिंग प्रश्नों में हमसे पूछा गया कि सोडियम का पीएच मान, वैसे शायद क्वेश्चन हमें क्लियर नहीं है। ठीक है, सोडियम का पीएच मान, अर्थात एक पीएच मान से भी प्रश्न उठा लिया गया था कि पीएच मान से एक प्रश्न हर शिफ्ट में वैसे भी पूछा जा रहा है। और एक प्रश्न आया था मैथमेटिक्स में कि 8 सही 1/3 का फ्रैक्शनल मान क्या होगा, तो 8 या 24 और 25/3, ऑप्शन में शायद इस प्रकार से कोई था। ठीक है, तो इसका क्या होगा, 25/3 इसका मान होगा। और एक प्रश्न पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश की 400 साल पुरानी सिंचाई पद्धति का नाम, तो ड्रिप सिंचाई पद्धति, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति इसका आंसर मिला है। और यदि आपको कुछ इससे रिलेटेड जानकारी मिले तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के लगभग यही प्रश्न जो परीक्षा में पूछे गए थे, तो आज की हमने दोनों शिफ्ट्स का पेपर एनालिसिस किया है। यदि आपको आज का सेशन पसंद आया हो, ठीक है, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम से जितना सटीक आंसर हो सकते हैं वही हम आपको पेश करते हैं, तो बने रहें लास्ट तक और सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। मिलते हैं कल एक धमाकेदार नए रिव्यू के साथ।